चलिए, तो अब हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अब ध्यान देना, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एम्ब्रियोलॉजी, और वो भी किसकी, प्लांट की। पादप भ्रूण की भी बोलते हैं, भ्रूण विज्ञान भी बोला जाता है इसे। तो अब सर इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, तो हमने मॉर्फोलॉजी कंप्लीट की, उसके अंतर्गत हमने फ्लावर पढ़ा था, तो फूल पौधे का जनन अंग था। अब जनन के बाद में जिस तरह से मनुष्यों के अंदर भी क्या होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों के अंदर भी बीजांड, भ्रूण, भ्रूणपोष, भ्रूणसेक, तो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, वो सभी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। ये सब आप लोगों को पता है, एप्लीकेशन पे ये चल रहा है हमारे कोर्स, बिहार पीजीटी टीजीटी, आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं इससे। और साइंस का कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल रहा है, तो आप एप्लीकेशन पर बिल्कुल आ सकते हैं। प्ले स्टोर पर आप जाओगे, जीएस जीनियस एकेडमी लिखोगे तो वहाँ एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये सब आपको मिल रहा है वहाँ पर। संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का भी हमारा कोर्स चल रहा है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब प्रॉपर यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से पेपर में बहुत प्रश्न आते हैं और सीधा पीजीटी टीजीटी संविदा शिक्षक हर एग्जाम के बॉटनी के सिलेबस में इसको शामिल किया गया है, और बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और बिल्कुल सरल है। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर जो एम्ब्रियोलॉजी है, भ्रूण विज्ञान है, इसमें पढ़ते क्या है, तो याद रखना पौधे के, ठीक है। हाँ, इसमें हाँ पुष्प के बारे में भी थोड़ा सा इसमें बता देंगे, सब कुछ इसमें बता देंगे, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब बता दिया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पादप भ्रूण की या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे क्या, तो पौधों के जनन से संबंधित जो भी जानकारी है हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। चलिए, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो देखिए, पौधों के जनन तंत्र से संबंधित जानकारी का अध्ययन पादप भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक का नाम याद रखना, कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी आ जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जी। मतलब सीधा सीधा हम देखेंगे कि पौधे के अंदर किस प्रकार से जनन होता है, एक स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। और उनमें बीज कैसे बनते हैं, बीज भी अलग अलग बनते हैं, फल कैसे बनते हैं, फल का खाने वाला भाग कौन सा होता है, किस तरह से परागकण की क्रिया होती है, मतलब हम हर चीज़ देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम प्लांट का रिप्रोडक्शन भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने बोर्ड पर चलते हैं। बोर्ड पर हम वहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ेंगे। हम सबसे पहले इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, पहले मैं लिख देता हूँ, भ्रूण, पादप भ्रूण विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, पादप भ्रूण विज्ञान मतलब प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी। बिल्कुल बढ़िया, आप चाहो इत्मीनान से अपने नोट्स बनाते रहना, बाकी आपको यहां से मिल जाएगा पीडीएफ। प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब देखना, इसमें हमने ये पढ़ लिया कि सर पादप भ्रूण के अंदर हम पौधों के जनन तंत्र से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ये जनन क्या होता है भाई, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है, जनन रिप्रोडक्शन क्या होता है, तब तो हम पौधों में जानेंगे। रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जनन नए नए जीवों की उत्पत्ति करना। जनन का मतलब होता है जब नए नए जीवों की उत्पत्ति की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रजनन या जनन बोला जाता है। ये प्रजनन भी 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है, क्या आप लोग बता पाओगे, जल्दी बताओ। जनन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। एक आ जाएगा आपका लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है। फिर हम बढ़िया आराम से इनके फोटो वीडियो सब देखेंगे। पहले मैं हाथ से आपको समझा रहा हूं ताकि एक चीज क्लियर हो सके। जनन मतलब नए नए जीवों की उत्पत्ति करना। तो जनन 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक क्या आ जाएगा, अलैंगिक जनन। बहुत बढ़िया, लैंगिक अलैंगिक सभी ने बता दिया है। एक आ जाएगा अलैंगिक, अलैंगिक जनन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन को हम क्या बोल देंगे, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना तो सभी को पता है क्योंकि सब लोग जानते हैं। तो भैया ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा मुझे कोई बताएगा। लैंगिक, अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है।
अच्छा एम्ब्रियोलॉजी में, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, अच्छा है आपने बता दिया राम भास्कर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। देख रहा था मैं कि किस किस का ध्यान है, ध्यान देना। तो भास्कर जी ने बिल्कुल सही बताया है। यहाँ पर हमने मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, वो गलती से लिख गया था आप लोगों का ध्यान चेक करने के लिए, ये तो बहाना था। चलिए तो याद रखना, एम्ब्रियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, भ्रूण विज्ञान। तो आप सुनना, अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में कोई नहीं होता है, कोई। अच्छा ये मैंने सोचा अलैंगिक जनन में कोई नहीं होता है, ध्यान देना। अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? जब एक जीव से ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, यहाँ दो की जरूरत नहीं होती। जब एक जीव से ही, एक ऑर्गेनिज्म जो रहेगा, एक जीव से ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। बिल्कुल हम बेसिक्स चीजें देखते हुए चल रहे हैं। दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है? जब दो जीवों के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो दो जीवों के द्वारा जब नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या बोला जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है, लैंगिक जनन बोला जाता है। दो जीवों की जरूरत क्यों होती है? अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, पहले हमको पढ़ना है लैंगिक जनन के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले हम लैंगिक जनन देखने वाले हैं, तो हल्का सा मैं आपको लैंगिक जनन पहले कॉमन देख रहे हैं, फिर हम प्लांट में देखेंगे। मुझे बताओ लैंगिक जनन में दो लोगों की जरूरत क्यों होती है? लैंगिक जनन में दो लोगों की जरूरत होती है, एक तो होता है नर और एक होता है मादा। किस किस की जरूरत होती है? एक होता है नर बोले तो मेल, क्या होता है? मेल होता है, और एक होता है फीमेल, मादा फीमेल, ठीक है। एक मेल और एक फीमेल, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सबने सही बताया, एक मेल और एक फीमेल। तो यहां पर अब ध्यान देना, मेल से क्या बनेगा? तो मेल से एक कोशिका बनेगी, जिसे हम क्या बोल देते हैं? मेल गैमेट्स बोल देते हैं, या नर युग्मक बोल देते हैं, या मेल सेक्स सेल बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? मेल गैमेट, नर युग्मक बनता है। क्या बनता है? नर युग्मक बनता है, नर युग्मक, मेल गैमेट बोल दिया जाता है, मेल गैमेट। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम देखेंगे कि कैसे कैसे आते हैं। मेल गैमेट, और मेल गैमेट को हम क्या बोल देते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स सेल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो नर युग्मक आ जाएगा। लो मान लो यहाँ पर हमने एक ये नर युग्मक बना लिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक मादा युग्मक आ जाएगा, मादा युग्मक आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फीमेल गैमेट आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, दोनों चीजें हमने यहाँ पर देख ली कि भैया नर युग्मक आ रहा है और एक क्या हो रहा है? यहाँ पर मादा युग्मक आ रहा है। अब ये जो नर युग्मक है और मादा युग्मक हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ताकि ये आपस में मिलें, ताकि ये आपस में मिलेंगे। अब जब ये दोनों आके आपस में मिलेंगे तो इसको क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाएगा? जल्दी बताओ। इन दोनों के मिलने को क्या बोला जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये तो निषेचन हो रहा है, ठीक है। हाँ, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, बहुत बढ़िया। तो वही रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर, जंतुओं के अंदर, दोनों हम बिल्कुल सिंपल वे में पहले एक बिल्कुल जीरो से क्लियर कर रहे हैं कि भैया एक नर होता है, एक मादा होता है। नर के अंदर नर युग्मक बनता है, मेल गैमेट बनता है, और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनता है, मादा युग्मक बनता है, फीमेल सेक्स सेल के नाम से जाना जाता है। अभी हम ये नहीं बोल रहे कि वो कौन है, हमें मतलब नहीं है। अब इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट, युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बता दिया था। जाइगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, दोनों के मिलने से। मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अब ये युग्मनज बनेगा, युग्मनज में लगातार क्या होगा? लगातार सेल डिवीजन होगा। इसके अंदर क्या होगा? लगातार इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। इसमें लगातार क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। इस प्रकार से इसमें क्या होगा? लगातार कोशिकाओं का क्या होने लगेगा? विभाजन होने लगेगा, ठीक है।
लगातार इस प्रकार से सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होगा। और कौन सा? अर्धसूत्री होगा कोशिका विभाजन। इसमें लगातार कौन सा कोशिका विभाजन होगा? तो मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन समझते चलना, ये पूरी चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में, ठीक है। मतलब एम्ब्रियोलॉजी की 2-3 क्लास तो लगेंगी हमारी। तो याद रखना कोशिका विभाजन होगा, और कोशिका विभाजन से क्या बनेगा? तो यहाँ से धीरे 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 न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ पर होगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, हिंदी में बोलेंगे अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, ठीक है। अर्धसूत्री में भी अलग अलग होते हैं, 1, 2 ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो याद रखना यहाँ पर क्या प्रक्रिया चल रही है, लैंगिक जनन कैसे हो रहा है। तो कि एक मेल की ज़रूरत है, एक फीमेल की ज़रूरत है। मेल से मेल गैमेट बनता है, फीमेल से फीमेल गैमेट बनता है। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज में सेल डिवीजन होता है, उसके बाद में एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, नया जीव बन जाता है। ये प्रक्रिया होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। तो अब ये सब जंतुओं में पढ़ा रहा हो कि प्लांट में? तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये नर पादप और जंतु दोनों में लगभग समान होता है। पादप और जंतु दोनों में लगभग समान होता है, याद रखना है। हाँ, और ऑर्गनों में फिर डेवलप होने लगती हैं माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। फिर वहाँ पर क्या होने लगता है? समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा अंगों का विकास होने लगता है। अब ध्यान देना, ये जो लैंगिक जनन है ये पादप एवं जंतु, पादप एवं जो जंतु रहते हैं, जंतु में लगभग कैसा रहता है? समान होता है। लगभग कैसा हो जाएगा? दोनों के अंदर समान होता है। तो अब सर हमें पढ़ाइए पादप के अंदर, क्योंकि हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पादप भ्रूण विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया? इतना किसी को कोई दिक्कत? ये तो सिंपल सही था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, समझना क्या था। चलिए, यस, अब हम देखने वाले हैं प्लांट रिप्रोडक्शन, पौधों में प्रजनन। अभी मैं आपको ये पूरा का पूरा देखिए, इस तरह से मैंने आपके लिए आज इसीलिए तो टाइम मांगा था, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखो, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसमें नए जीव की उत्पत्ति नर एवं मादा के द्वारा होती है। इस प्रकार से एक मेल रहता है, फीमेल रहता है। इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नए जीव, यहाँ पर एक जीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन हम बाद में पढ़ेंगे। कायिक जनन के रूप में होता है, शरीर के टुकड़ों से ही अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हो जाती है सिंगल जीव में। और ये होता है लैंगिक जनन, नर युग्मक मादा युग्मक। नर युग्मक से क्या बनेगा? जो मेल गैमेट्स बनेगा, और यहाँ पर क्या बन रहा है? फीमेल गैमेट्स बन रहा है। अब यहाँ पर हम जंतुओं का नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैंने आपको ये सिर्फ बना के दे दिया, और नया ऑर्गन बन जाएगा। ये पादप, लैंगिक जनन पौधे और जंतुओं में लगभग क्या होता है? दोनों में सेम होता है। अब हम बात किसकी करने वाले हैं? तो हम बात करने वाली हैं पौधों में लैंगिक जनन। किस में लैंगिक जनन? पौधों में। चलिए, तो यहाँ ध्यान देना, पौधों में लैंगिक जनन। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पौधों में लैंगिक जनन। आप बढ़िया मेरे साथ में चाहें तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। लैंगिक जनन। अब भाई, क्या सभी पौधों में लैंगिक जनन होता है? पहला प्रश्न तो यही पेपर वाला आपसे पूछ लेगा, क्या सभी पौधों के अंदर लैंगिक जनन होगा? यस और नो बताओ, सीधी सी बात है भाई, सभी पौधों के अंदर लैंगिक जनन होगा कि नहीं होगा? पेपर वाले ने ऐसा आपसे पूछा तो आप क्या बताओगे? सभी पौधों के अंदर लैंगिक जनन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, सबके आंसर आ गए, नो 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 नो। बिल्कुल, सभी पौधों के अंदर लैंगिक जनन नहीं होता है। कुछ पौधों के अंदर हमने देखा था, जो जिम्नोस्पर्म तक थे, पहले वाले पौधे थे, उनके अंदर तो बीजाणु बन रहे हैं, बीजाणुधानियों के द्वारा, स्पोरो पानी के द्वारा तैरकर वो चले जाते हैं। तो याद रखना, ये मुख्यतः हम किस में पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। ये किसका पढ़ने वाले हैं? याद रखना, एंजियोस्पर्म में जो पुष्पीय पादप रहते हैं। ध्यान देना, एंजियोस्पर्म मतलब जो हमारे
आवृत्तबीजी पौधे होते हैं, अर्थात जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनके अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सब में नहीं होता है। हाँ बिल्कुल मेघा जी, आप ध्यान देना, ये किस में होता है मुख्यतः, ये पुष्पीय पादपों में होता है। किस में होता है? पुष्पीय पादप में होता है। पुष्पीय पादप में, पुष्पीय पादप मतलब यहां पर बोल देते हैं हम एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आवृत्तबीजी, ध्यान से सुनना एक एक लाइन को। पुष्पीय पादप में, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा बाद में, ये पुष्पीय पादप में होता है। और किसी का 1 नंबर भी कटा ना, फिर देखता हूं इस बार तो मैं 100 रुपये फाइन लगेगा। ये पुष्पीय पादप के अंतर्गत होता है, ध्यान देना। तो पुष्पीय पादप के अंदर ही क्यों? क्योंकि पुष्प ही, फूल ही पौधे का क्या होता है? मुख्य प्रजनन अंग होता है। क्या बोला मैंने? क्योंकि फूल ही पौधे का मुख्य प्रजनन अंग होता है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल ही पौधे का मुख्य प्रजनन अंग होता है। ये याद रखना, मुख्य प्रजनन अंग होता है, बस इतना ही याद रखो आप लोग। तो फूली पौधे का मुख्य प्रजनन अंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें नर एवं मादा, हमने देखा लैंगिक जनन के लिए हमें मेल और फीमेल की जरूरत होती है। तो क्योंकि फूल ही पौधे का मुख्य प्रजनन अंग होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसी में नर एवं मादा वाला भाग उपस्थित होता है। ठीक है, नर एवं मादा वाला भाग उपस्थित होता है। क्लियर? तो भाई अब हम देखने वाले हैं, जनन अंग बोला जा रहा है तो नर और मादा वाला भाग मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, अब मैं देखने वाला हूं कितने लोग बताएंगे। तो अब ध्यान से सुनना, ये मान लो मैं यहाँ पौधे का पौधा बना देता हूं, यहां पर लो, इस प्रकार से मान लो हमने अभी ऐसे ही बना देते हैं हल्का सा। नहीं तो एक बड़े पेज पे उस साइड ले चलते हैं, उधर बना देता हूं मैं आपको, ध्यान देना, इधर बना देता हूं मैं। यहां पर अब हम देख लेते हैं अच्छे से बढ़िया कि भैया हम क्या देखने वाले हैं, पौधों में प्रजनन देख रहे हैं, नहीं तो बाद में कोई देखे तो। पौधों में हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, तभी तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा और भ्रूण बनेगा, तब तो हम पढ़ पाएंगे एम्ब्रियोलॉजी सारी की सारी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि भैया ये जो फूल है इस प्रकार से, ये कौन सा भाग है? जल्दी से बताओ, ये कौन सा भाग है फूल का? तो आप बोलोगे सर ये फूल का पुष्पासन वाला भाग है, पुष्प जहां पर लगा होता है वो वाला भाग है ये। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हम देखने वाले हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ देख लेंगे। और यहाँ पर मैं एक और बना देता हूँ, एक भाग और बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ये वाला भाग, अब देखो जल्दी से मुझे बताओ, अब इसमें से मादा वाला भाग कौन सा है तो नर वाला भाग कौन सा है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, ये पौधे का कौन सा भाग होता है? तो ये पौधे का मादा वाला भाग होता है। याद रखना इसको क्या बोला जाता है? तो इसे पिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जानते हैं? पिस्टल इंग्लिश में। हाँ, फीमेल वाला पार्ट होता है, ध्यान से सुनना, पिस्टल या कार्पेल के नाम से जाना जाता है इसे, कार्पेल या पिस्टल के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखना ये कौन सा भाग है? फीमेल वाला पार्ट होता है, फीमेल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मैं लिख देता हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं? अब ये कितने भाग, देखो ये पूरा का पूरा जो कार्पेल पिस्टल है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? तो ये आपको पता है, ये वर्तिकाग्र वाला भाग है।
ये हम इससे पहले देख चुके हैं, लेकिन जिसने अगर मान लो नहीं देखा, एक बार मैं बता देता हूँ। इसको क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिकाग्र स्टिग्मा बोलते हैं। ये कौन सा आ जाएगा? वर्तिका आ जाएगा, वर्तिका स्टाइल। और ये कौन सा आ जाएगा? तो ये वाला भाग आ जाएगा अंडाशय, अंडाशय आ जाएगा, ओवरी आ जाएगा। और इसके अंदर वाला भाग क्या होता है? इसके अंदर वाला भाग कहलाता है बीजांड। क्या कहलाता है ये? बीजांड कहलाता है, बीजांड। ओव्यूल, बीजांड कहलाता है, ओव्यूल कहलाता है। तो इन सभी संरचनाओं को एक साथ क्या बोल दिया जाता है? कार्पेल पिस्टल बोल दिया जाता है। याद रखना, ओवरी, ओवरी स्टाइल, स्टिग्मा, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया बताया है। ठीक है, अब हम ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि भैया नर और मादा युग्मक कहाँ हैं। क्या ये नर युग्मक है? नहीं। तो याद रखना, इसके अंदर अंडाशय के अंदर अब हम क्या देखने वाले हैं? यहाँ पर ध्यान देना, कार्पेल में अंडाशय के अंदर, अंडाशय के अंदर बीजांड में, किसमें? बीजांड में। याद रखना, बीजांड, बीजांड बोले तो ओव्यूल। बीजांड में एग सेल, एग को यह बोला जाता है ओवम, ओवम बोला जाता है। एग पाया जाता है, एग सेल पाई जाती है, एग सेल पाई जाती है। याद रखना, एग सेल पाई जाती है। और इस एग सेल को ही हम क्या बोल देते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट बोल दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। मादा युग्मकोद्भिद, तो पेपर में क्वेश्चन आता है भैया मादा युग्मकोद्भिद कौन सा होता है? तो आप बोलोगे ए एग होता है। एग ऑप्शन में ना आए तो किस में लगाओगे? बीजांड। बीजांड किस में होता है? अंडाशय में होता है। बीजांड किस में होता है? ये बिल्कुल सरल सी चीजें चल रही, इतना क्लियर हो रहा है। फीमेल सेक्स ऑर्गन हो जाएगा आपका एग, ओवम। क्लियर? अब आपसे इतना कुछ पूछ लेगा कि बताइए कार्पेल पिस्टल मादा वाला भाग होता है, इसके अंदर क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड वाला भाग होता है। और बीजांड वाले भाग के अंदर अगर और गहराई में जाएं तो बीजांड वाले भाग के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जो एग सेल पाई जाती है, किस में पाई जाती है? एग सेल किस में पाई जाती है? तो भ्रूण कोश के अंदर पाई जाती है। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। आगे मैं ये सब पढ़ाऊंगा आपको, अभी मैं बिल्कुल भूमिका जमा रहा हूं, ध्यान देना। एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश पाया जाता है। इसके ये जो बीजांड दिखाई दे रहा है, ये पूरी की पूरी संरचना होती है इस प्रकार से। ये बीजांड तो क्या होते हैं? पूरी की पूरी इस प्रकार से संरचना होती है। ठीक है, इस प्रकार की हम आगे देखेंगे, इस प्रकार की संरचना है। तो इसके अंदर क्या होता है? ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोला जाता है? भ्रूण कोश बोल दिया जाता है। भ्रूण कोश, यहाँ पर कोण की जगह कोश कर लो। ठीक है, भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको एग सेल मिलती है। और एग सेल ही वास्तव में क्या कहलाती है? तो आप बोलोगे फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। पेपर में पूछता है वो मादा युग्मकोद्भिद, बार बार पूछा है। तो मादा युग्मकोद्भिद कहाँ पाया जाता है? कार्पेल पिस्टल के अंदर। अब आप समझ चुके होंगे। तो भैया हमें फीमेल वाला पार्ट मिल गया, अब हमें चाहिए नर, मेल वाला पार्ट चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? मेल वाला। तो इस वाले भाग को क्या बोला जाता है? मेल वाला भाग बोल दिया जाता है। तो इसको हिंदी में भी नाम लिखना चाहो तो हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, स्त्री केसर। और ये वाला होता है, इसको बोला जाता है पुंकेसर। क्या बोला जाता है? पुंकेसर, पुंकेसर। स्टामेन, क्या बोला जाता है? पुंकेसर को स्टामेन, स्टामन या स्टामेन के नाम से जाना जाता है। अब पुंकेसर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? जल्दी बताओ, अगर आपने इससे पहला वाला मेरा लेक्चर पढ़ा है तो बताओ पुंकेसर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? हाँ, मेल पार्ट पुंकेसर होता है। पुंकेसर कितने पार्ट में डिवाइड होता है? जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग। चलिए 3, बहुत बढ़िया। ये होता है तंतु। सबसे पहले क्या जाएगा? तंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा फिलामेंट पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं। इसके बाद में ऊपर आपको जो संरचना दिखाई दे रही है, ये गोल गोल वाली संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, इस प्रकार की आपको ये संरचना जो दिखाई दे रही है, इसको क्या बोल दिया जाता है? इस संरचना को बोल दिया जाता है
परागकोश बोल दिया जाता है, याद रखना। परागकोश बोले तो एंथर बोल दिया जाता है, बिल्कुल एंथर एंथर एंथर, परागकोश ANTHER। परागकोश रहता है, एंथर रहता है, ये कितने पार्ट में डिवाइड रहता है? 4 कोश में। मतलब आपसे पूछे कभी कभी पोलन सैक कितने रहते हैं, याद रखना पोलन सैक मतलब जिसमें पोलन ग्रेन पाया जाता है। पोलन ग्रेन क्या कहलाता है? परागकोश के अंदर छोटे छोटे से बिल्कुल ऐसे राख के समान संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, जैसे कि धूल मिट्टी जमी हुई है पौधे के ऊपर। तो इनको क्या बोला जाता है? पराग कण बोला जाता है, पराग कण बोला जाता है, याद रखना। क्या बोल दिया जाता है? पराग कण बोल दिया जाता है। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि पराग कोश के अंदर क्या होता है, तो पराग कोश के अंदर पराग कण होता है, और पराग कण को क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है क्या सभी लोगों को प्रॉपर? मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हाँ, पोलन सैक पार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। क्या मेरी आवाज़ वॉइस क्लियर आ रही है सभी लोगों को? जल्दी से बताइए। यस 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 यस, आवाज़ आ रही है। बस 1 मिनट, बस 1 मिनट का टाइम दो, मैं ये काम निपटा दूँ। बस 1 मिनट, ये हो ही गया। चलिए, योर वॉइस इज़ कमिंग हियर। बिल्कुल, चलिए भैया, बहुत बढ़िया। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ध्यान से सुनना। चलिए, आप पूरा इतना समझ में आ रहा है क्या? अकेला चिल्लाने लगा हूँ मैं? सब समझ में आ रहा है ना? कुछ भी नहीं था इसमें। तो ये क्या रहता है? पुंकेसर स्टामेन वाला भाग होता है, इसको क्या बोल दिया जाता है? तो जिस तरह से इसको क्या बोलते हैं हम? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है। आप ध्यान से सुनना, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो पराग कण, ये जो पराग कण होते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? पराग कण को हम बोलते हैं भैया मेल गैमेटोफाइट। मतलब जो मेल सेक्स सेल होती है वो क्या कहलाता है? पराग कण। इतने सारे पराग कण में से एक पराग कण यहाँ पर निकल के आएगा। ये लो एक पराग कण आ गया। तो मेल रिप्रोडक्टिव हम किसको बोलेंगे? पोलन ग्रेन, पराग कण, पराग कण। तो याद रखना, जो पराग गण अलग हो जाएगा और कण अलग हो जाएगा, गण अलग हो जाएगा। पॉलिनेशन बोलते हैं पराग गण, मतलब वो अभी आएगा। पराग कण याद रखना है आप सभी लोगों को, पराग कण पोलन ग्रेन। तो याद रखना, पराग कण को क्या बोलेंगे? मेल गैमेटोफाइट, पराग कण पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट। ये भी पूछा गया है। मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट को क्या बोल दिया जाएगा? नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद बोल दिया जाएगा, नर युग्मकोद्भिद। इतना क्लियर? अब आपको 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि भैया एक जो फूल है, तो फूल क्या रहता है? जनन अंग होता है, क्योंकि इसके अंदर नर एवं मादा वाला भाग स्थित होता है। जो मादा वाला भाग होता है वो कार्पेल पिस्टल कहलाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसी के अंदर पाया जाता है, जो कि यहाँ होता है अंडाशय के अंदर, बीजांड में। बीजांड के अंदर भी कौन सा? भ्रूण कोश। तो आपसे पूछा जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। एक सेल भ्रूण कोश के अंदर पाई जाती है, याद रखना। और मेल के अंदर क्या होगा? तो मेल के अंदर पराग कण होंगे, जो कहाँ पाए जाएंगे? पराग कोश के अंदर पाए जाएंगे। इतना क्लियर? पराग कोश के अंदर पाए जाएंगे। चलें आगे। चलिए, चलो अब हम आगे चलने वाले हैं। यस यस यस, क्लियर हो गया। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आप देखो, यस, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हमने इतना बात समझ लिए कि भाई नर और मादा वाला पार्ट हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे?
अब हम नर और मादा वाले भाग को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो यही इंपॉर्टेंट है, पौधे के अंदर ये नर वाले भाग को मादा वाले भाग पर लेकर आया जाएगा। मतलब यहाँ से जो परागकण हैं उनको कहाँ लेकर आएंगे, ये वर्तिका के सरफेस पर लेकर आएंगे, मतलब वर्तिका पर लेकर आएंगे। तो वर्तिका पर लेकर आने की प्रोसेस को ही हम परागण बोलते हैं, पॉलिनेशन बोला जाता है, याद रखना। अब देखो परागकण अलग हो गया, परागण अलग हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। हिंदी में इतने कठिन नेम क्यों बनाए गए? अरे हिंदी में बस ऐसे ही, बाकी तो आपको इंग्लिश भी याद रखो, पेपर में इंग्लिश भी आएगा आपको, तो मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ अब पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ। आप ध्यान से सुनना। चलिए इतना सभी को क्लियर हो गया। अब मैं आपको देखो क्या बताने वाला हूँ, अब मैं वो प्रोसेस बताने वाला हूँ, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, परागकण की प्रक्रिया अब हम देखने वाले हैं, या फिर हम देखने वाले हैं कि भैया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी प्रोसेस क्या है। अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत देख लिया कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स बन चुके हैं, अभी आपस में मिलेंगे कैसे, तो अब हम उसकी प्रोसेस को देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, अब भैया पौधों के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, प्रक्रिया देखने वाले हैं, मतलब यहाँ पर लैंगिक जनन की अब हम प्रक्रिया देखने वाले हैं। प्रक्रिया अलग अलग चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले आप देखोगे कि भैया क्या होता है, परागण मतलब पॉलिनेशन, इंग्लिश नाम क्या जाएगा, पॉलिनेशन, यही आएगा ना इंग्लिश नाम इसका, पॉलिनेशन आ जाएगा, ठीक है। अब पॉलिनेशन हो जाएगा, पहुंचाएंगे, परागण हो जाएगा। अभी देखेंगे परागण कैसे होता है, यहाँ से बहुत प्रश्न निकल के आते हैं, यही तो एम्ब्रियोलॉजी की खासियत है। हमें भ्रूण बनाना है, लेकिन भ्रूण बनेगा कैसे, तो हम देखेंगे पॉलिनेशन के द्वारा। पॉलिनेशन कैसे होगा, परागण कैसे होगा, किस प्रकार से जो परागकण है उसको वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाएगा। तो बहुत बढ़िया, पॉलिनेशन। दूसरा क्या देखेंगे, वहाँ पर पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, तो भैया निषेचन करेगा, वो वहाँ जाके क्या करेगा, निषेचन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, ON, फर्टिलाइजेशन TION, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या करेगा, बीज का निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करेगा, सीड का डेवलपमेंट कर देगा, बीज का निर्माण कर देगा। और बीज के निर्माण के बाद में उसमें क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन आ जाएगा, अंकुरण आ जाएगा, अंकुरण देखेंगे हम, जर्मिनेशन देखेंगे, जर्मिनेशन। इसी के दौरान हम देखेंगे कि भैया सीड का निर्माण हो रहा है एंड फ्रूट का निर्माण, फल का निर्माण। आप देखते हो ना कि भैया फल के अलग अलग भाग खाए जाते हैं, किसी का मध्य फल भित्ति खाई जाती है, किसी का भ्रूणपोष खाया जाता है, किसी का भ्रूणकोष खाया जाता है, किसी की बाह्य भित्ति खाई जाती है, किसी मीजोकार्पिक। तो हम सब चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं परागण, पॉलिनेशन। तो चलिए अब मैं आपको बिल्कुल चित्रात्मक रूप से सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो ये क्या है, मैंने आपको अभी समझाया वो चीज़ बताइए। आवृतबीजी अर्थात पुष्पीय पादपों में इस प्रकार के जनन को हम पढ़ते हैं। क्लियर। पौधों का प्रमुख जनन अंग क्या होता है, फूल होता है। इसी में नर एवं मादा दोनों भाग उपस्थित होते हैं। नर, ये देखो ये फूल आपके सामने है, ये वाला जो कार्पेल या पिस्टल वाला भाग है, ये देखो ये मादा वाला भाग होता है पौधे का। कौन सा है, मादा वाला, बीच वाला। पेपर में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पौधे के मध्य में कौन सा भाग होता है, तो मादा वाला भाग होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। इसमें बीजांड के अंदर भ्रूणकोश में क्या होता है, एग ओवम पाया जाता है। ये देखो पूरी मैंने पीपीटी व्यवस्थित बनाई है आपके लिए। फीमेल सेक्स सेल बोला जाता है। ये क्या होता है, फीमेल सेक्स सेल होती है भ्रूणकोश में, एग। अब ऐसे नर के अंदर आएंगे तो नर में क्या आ जाएगा, इस वाले पार्ट को हम स्टामेन बोल दिया जाता है, पुंकेसर। ये क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें परागण, पॉलिनेशन पाया जाता है। परागण
पोलन ग्रेन पाया जाता है, परागकण पाए जाते हैं और इसी को क्या बोला जाता है, परागकण को ही हम मेल सेक्स सेल के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब हम देखने वाले हैं कि भैया पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, आखिर ये प्रजनन होता कैसे है, किस प्रकार से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, मतलब नर वाला भाग मादा वाले भाग तक कैसे पहुंचता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नाम याद रखना, बहुत सारे लोग यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। परागकण मेल वाला पार्ट होता है, परागण पॉलिनेशन प्रक्रिया होती है पौधे के मेल वाले पार्ट को, मतलब परागकण को पौधे के मादा वाले भाग अर्थात वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी परागण कहलाती है। देखो, पौधे के मेल वाले भाग से पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ये देखो, पोलन ग्रेन को कहाँ ले जाया जा रहा है, स्टिग्मा तक ले जाया जा रहा है, ठीक है। और बीच में कौन आ जाएंगे, तो जो बीच में ले जाने का काम करेंगे उनको क्या बोले जाएगा, पॉलिनेटर बोला जाएगा। पॉलिनेटर जो लेकर लाने ले जाने का काम करेगा वो भी हम पढ़ेंगे कि कौन लाएगा कौन ले जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले पॉलिनेशन की परिभाषा देख, 3 प्रकार हमने देखे, अलग अलग फर्टिलाइजेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ सीड होगा। तो परागण 2 प्रकार का होता है। अब परागण भी 2 प्रकार का होता है, एक स्व परागण होता है और एक पर परागण होता है। स्व परागण सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या हो गया, आप समझ गए ना कि भैया फूल के नर वाले भाग का मादा वाले भाग तक जाना क्या कहलाता है, सिंपल सा परागण कहलाता है। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक स्व परागण और एक पर परागण। पर परागण को इंग्लिश नाम में याद रखना है आपको, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि आपको स्व परागण तो सभी को पता चल जाता है कि भैया सेल्फ पॉलिनेशन। स्व परागण का मतलब क्या होता है, जब किसी पौधे के अंदर एक फूल के अंदर, जैसे हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर देखा था, बाइसेक्सुअल फूल का मतलब क्या होता है, जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। नर और मादा जब फूल में उपस्थित होंगे, ये देखो ये फूल है, इसमें नर वाला पार्ट भी है और मादा वाला पार्ट भी है। तो स्वपरागण क्या होता है, जब एक ही फूल के एक ही फूल पर नर वाला और मादा वाला भाग पाया जाता है, तो एक ही फूल के नर वाले भाग से मादा वाले भाग तक पहुंचने की प्रक्रिया। परागकण एक ही फूल के ऊपर वर्तिकाग्र तक जब पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। लेकिन कोई कोई फूल ऐसे रहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि आपने वाटरमेलन देखा होगा, तो उस पर एक ही पार्ट पाया जाता है। तो जब दो अलग अलग पौधों के फूल या फिर 2 अलग अलग फूलों के मध्य में जब क्या होता है, परागण होता है, तो उसे पर परागण कहा जाता है। क्या इतना क्लियर हुआ? देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, पौधे के एक ही फूल के मध्य होने वाला परागण। एक ही फूल, देखो पौधे के एक ही फूल, ये फूल है, बाकायदा चित्र बना के। बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा। देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है बाइसेक्सुअल में। और अगर एसेक्सुअल की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आगे भी समझाऊंगा। तो आप ध्यान से सुनना, पौधे के एक ही फूल के मध्य होने वाला परागण, अर्थात जब किसी फूल के परागकोश से फूल के उसी फूल के वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। ये निम्न प्रकार से होता है, याद रखना। पहले आपको उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर भी देखो गहराई में जो क्वेश्चन बनते हैं, मैंने वो भी आपको कवर कर रखे हैं। लोग यहीं तक पढ़ाकर आपको छोड़ देते हैं कि स्वपरागण का मतलब होता है कि भाई उसी के अंदर, लेकिन स्वपरागण से भी अलग अलग प्रश्न आते हैं कि स्वपरागण भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो उस पर हम बात करने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो स्वपरागण की प्रक्रिया यहाँ इसको रख देते हैं। सबसे पहला ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या हो जाएगा, तो स्वपरागण को नॉर्मली हम ऑटोगेमी के नाम से ही जानते हैं। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है, जब एक, समझना, मैं इसको पेन ले लेता हूं और बस पढ़ के आपको अच्छे से शांति से बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जब एक पुष्प के परागण, जो पुष्प है उसी के परागण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या स्थानांतरित होते हैं, तो उसे
स्वकयुग्मन, हिंदी नाम भी कभी पूछ ले, स्वकयुग्मन याद रखना। इंग्लिश में ऑटोगेमी, हिंदी में स्वकयुग्मन कहते हैं। यह स्वपरागण होता है जैसे मटर में, धान में, गेहूं में। ये आपसे एग्जाम्पल पूछेगा पीजीटी में, यहाँ से 200 प्लस क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना एम्ब्रियोलॉजी से। ये एम्ब्रियोलॉजी नाम दे दिया है, बस रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के बाद में आप किस तरह फर्टिलाइज कर रहे हो, फर्टिलाइजेशन के दौरान बीज कैसे बन रहा है, बीज के कवर कैसे बन रहे हैं, बीज में भ्रूणपोष कैसे बन रहा है, इसी को एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर? तो आप ध्यान से सुनना। तो आपसे पूछा जाएगा कि मटर का पौधा कैसा है, तो आप बोलोगे ऑटोगेमी है। धान का पौधा कैसा है, ऑटोगेमी है। गेहूँ कैसा है, ऑटोगेमी है। याद रखना, जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि गेहूँ का कौन सा भाग खाया जाता है, कौन सा भाग, तो आप बोलोगे सर जो भ्रूण कोष हमने देखा है या फिर भ्रूण पोष जो पोषण के लिए रहता है उसको खा लेते हैं। नारियल का कौन सा भाग खाया जाएगा, तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत ही आता है, याद रखना एक तरह से। अब और देखते हैं हम, सेल्फ पॉलिनेशन आपको क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर और बता रहा हूँ मैं, स्वपरागण के अंदर ही अब हम देखने वाले हैं जीटोनोगेमी। जीटोगेमी अलग हो जाएगा, जीटोगेमी अलग हो जाएगा, याद रखना। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी यहां पर देखो, ये देखो जीटोनोगेमी, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बाद जीनोगेमी भी देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको कौन सा बता रहा हूं, जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी का मतलब होता है, देखो ऑटोगेमी का मतलब होता है एक ही फूल पर, जब क्या हो रहा है, एक ही फूल पर नर मादा वाले भाग में आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही पौधे के दो फूलों के मध्य, एक ही पौधे के, देखो एक पुष्प के परागकोश से उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण। यहाँ समझो ना तुम, तो ये देखो 100 में क्या हो रहा था, 100 वाले में क्या हो रहा था, एक ही के अंदर ये घटना हो रही थी कि भैया एक ही है, एक ही के अंदर पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ से निकलकर, मान लो ये है ऐसे, तो यहाँ से यहीं पहुँच रहा था, ये पूरा प्रोसेस यहीं चल रहा था। अब यहाँ पर दो फूल हैं, एक फूल, दो फूल, 1 फूल 2 फूल, पौधा एक ही है, दो फूल हैं, तो एक फूल का परागकण वर्तिकाग्र दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, जीनोटोगेमी। देखो बार बार प्रश्न यहाँ से निकल के आते हैं, पता नहीं रहता, गड़बड़ करके आ जाते हैं। तो ऑटोगेमी एक फूल एक पौधा, और ध्यान देना जीटोगेमी, जीटोनोगेमी, देखो पूरा अक्षर पढ़ो, जीटोनोगेमी, जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी के अंदर कितने आ जाएंगे, 2 फूल होंगे एक पौधे में। चलें आगे, प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। हाँ, अभी हम ऐसा नहीं बोल सकते, मान लो इसमें मेल और फीमेल एक ही फूल में हो सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे हैं, छोटा है कोई बड़ा है, मिल ही नहीं पा रहे हैं, बराबर ही नहीं है, तो ऐसा भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, याद रखना। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं जीनोगेमी। हमने इसके अंदर कितने देखे, स्वपरागण के अंदर अभी हमने 2 देखे। पहला कौन सा देखा, ऑटोगेमी, दूसरा कौन सा देखा, जीटोनोगेमी। तीसरा स्वपरागण के अंदर आता है क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस ये भी बहुत बढ़िया है, ये देखो पीला नहीं कर पाया मैंने इसको आज जल्दी जल्दी में। क्लिस्टोगेमस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है पेपर में, पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका पीजीटी के अंदर। ये देखो क्लिस्टोगेमी भी किस में आएगा, स्वपरागण के अंदर आएगा। क्यों क्लिस्टोगेमी आएगा, देखो क्या हो जाता है, कभी कभी फूल खिलते ही नहीं है। क्या बात कर रहा है सर, हाँ कभी कभी फूल खिलते ही नहीं हैं, उनके अंदर जो परागकण होते हैं वहीं के वहीं वो फट जाते हैं और वहीं के वहीं वर्तिकाग्र से जाके चिपक जाते हैं। तो ऐसे जो परागण होता है उसको क्या बोल दिया जाता है, क्लिस्टोगेमस बोल दिया जाता है। पढ़ते हैं, देखो हिंदी नाम क्या आ जाएगा इसका, हिंदी नाम आ जाएगा निमीलित पुष्प बोलते हैं। पढ़ें पहले, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते, कभी नहीं खिलते। देखो ऐसे ये पौधा है तो पौधे के नीचे जड़ों के अंदर फूल हैं, ये देखो ये फूल जड़ों में, ये खिलेंगे कैसे, खिले ही नहीं सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कनकौआ, मूंगफली ले लो, मूंगफली में नीचे ही तो मूंगफली लगती है, मूंगफली में दाना नहीं है, हम किसी के
ठीक है। आप ध्यान से सुनना, जो कभी नहीं खिलते इन पुष्पों का निमीलित पुष्प कहते हैं। निमीलित पुष्प भी पूछ सकता है, तो अब आपको घबराना नहीं है कभी भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए निमीलित पुष्प में फूल कहाँ लग रहे हैं, नीचे लग रहे हैं, क्या निमीलित पुष्प में फूल खिलते हैं? कभी फूल नहीं खिलते हैं। तो क्यों नहीं खिलते, अब वो भगवान जाने। ध्यान से सुनना, ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही खिलेंगे ही नहीं तो खुलेंगे कैसे? खिलेंगे नहीं तो खुलेंगे कैसे? खुले नहीं रहेंगे तो बंद रहेंगे। तो बंद अवस्था में परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण, और क्या हो जाता है? स्वपरागण हो जाता है। अंततः ये पुष्प स्वपरागित होते हैं, जैसे कनकौआ, गुलमेहंदी, वनफसा, मूंगफली, खट्टी बूटी, बाबा जी की बूटी नहीं, खट्टी बूटी। तो आपको उम्मीद है इतना क्लियर हो गया। देखो, स्वपरागण का मतलब होता है, आप समझ गए क्या होता है? एक ही फूल के अंदर आदान प्रदान हो रहा है, स्वपरागण। अब स्वपरागण के भी अलग अलग प्रकार हमने पढ़े। ऑटोगेमी पढ़ा, जब एक फूल रहेगा उसी के अंदर नर मादा वाला भाग दोनों पाए जाएंगे। और जब हमने जेनोटोगेमी पढ़ा तो दो फूल रहेंगे एक ही पौधे के। फिर हमने तीसरा पढ़ा कि भैया क्लिस्टोगेमस में क्या होता है? फूल खिलता ही नहीं है, वहीं फट जाता है, क्योंकि फूल जमीन के अंदर हो रहा है यहाँ पर, और जिसके कारण क्या हो रहा है? बिना खिले वहीं फट रहा है और वहीं पूरा का पूरा मूंगफली बन जाती हैं, वहीं जनन हो जाता है, ज़मीन के अंदर ही जड़ों से चीज़ें बन जाती हैं। तो ऐसे में क्लिस्टोगेमी हो गया। तो अब आप ये भी समझ गए हो गया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। इतना क्लियर हो गया? थोड़ा बता तो दिया करो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतना क्लियर, चलें आगे। कोई को कुछ दिक्कत, घबराहट तो नहीं हो रही ना? अभी तो शुरुआत है, आगे मज़ा आने वाला है। जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, 2 से 3 लेक्चर लगेंगे इसमें, ठीक है? चलिए, कितने बज गए? 5 बज गए क्या? अभी 5 थोड़ी बजे हैं, 1 मिनट रुकना। चलिए, आप ध्यान से सुनना। चलिए, बस 1 मिनट का, 1 मिनट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 बजे वाली क्लास होती रहेगी, आप इधर टेंशन मत लो। यहाँ ध्यान दो आप तो, ठीक है? 5 बजे वाली क्लास यूट्यूब वाले जाने, आप यहाँ ध्यान दो। 5 बजे वाली क्लास मैंने शेड्यूल कर दी है, वहाँ चलती रहेगी। आपने पढ़ ली वो वाली क्लास कल, ध्यान देना यहाँ पर। अब मेरी बात सुनो, इतना क्लियर। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम बात करने वाले परपरागण। स्वपरागण का मतलब क्या हो रहा है कि भैया जब एक ही फूल के अंदर नर वाला मादा वाला भाग में मिलन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 अलग अलग पौधों के फूल हैं। ये देखो, 2 अलग अलग पौधों के फूल हैं। इनके मध्य क्या हो रहा है? जब आदान प्रदान होता है, परागण होता है, जब अलग अलग पौधे के फूलों के मध्य में परागण की प्रक्रिया होती है, तो उसे परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। समझ गए? फूल अलग अलग पौधे के होंगे, ठीक है? चलिए, आप ध्यान से सुनना। एक ही पौधे के या 2 अलग अलग पौधों के फूलों के मध्य होने वाला परागण परपरागण। सीधी बात है, एक फूल के अंदर ही परागण नहीं होगा। एक फूल अलग रहेगा, दूसरा फूल अलग रहेगा। जब 2 फूलों के मध्य में परागण होता है तो वो परपरागण कहलाता है। ऐसा आपको याद रखना है। फसलों में ये भी याद रखो, परपरागण को एलोगेमी कहा जाता है। एलोगेमी क्वेश्चन आता है कि फसलों में परपरागण को क्या कहा जाता है? एलोगेमी कहा जाता है। एलोगेमी ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जेनोगेमी, वहाँ जेटोनोगेमी था। कौन सा था? एक बार नाम बताओ मुझे। जीटोनोगेमी था वहाँ पर, जीटोनोगेमी। यहाँ पर कौन सा जाएगा? जेनोगेमी, जेनोगेमी। क्लियर? जियोटो गेम के एग्जाम्पल कौन कौन हैं? 1 मिनट पीछे देख लेते हैं अपन। यहाँ पर हम कहाँ आ गए थे? जियोटो गेम में दिया हुआ है क्या वहाँ एग्जाम्पल? 1 मिनट रुको। क्लिस्टोगेमी में दिया, अभी इसमें देखो जीटोनोगेमी आ जाएगा अपना। जीटोनोगेमी के एग्जाम्पल है ना, मक्का है, मक्का। ये देखो, जीटोनोगेमी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मक्का हो जाएगा। जीटोनोगेमी मतलब क्या रहेगा? मक्के के अंदर एक पेड़ के अंदर 2 फूल लगते हैं, एक फूल से दूसरे फूल में आदान प्रदान होता है, परागण होता है। तो याद रखना, मक्का किस में आएगा? जीटोनोगेमी के अंदर आएगा। क्लियर?
अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब ये हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अब हम बात करने वाले थे किसके, जेनोगेमी। जेनोगेमी, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक ही प्रजाति के क्या हैं, दो अलग अलग पौधों में। देखो एक पौधा ये है, पौधा नंबर 1 दिख रहा है, लाल कलर का पेन ले लेता हूँ, पौधा नंबर ये 1 और ये पौधा नंबर आपका 2, ये पौधा नंबर 1 और ये पौधा नंबर 2, लेकिन जाति एक ही है, जाति अलग नहीं है, एक ही जाति के मतलब पीपल पीपल, नीम नीम, इमली इमली, तो एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच परागण की प्रक्रिया जेनोगेमी कहलाती है। परागणों का स्थानांतरण होता है, जैसे प्याज में, प्याज के अंदर आपने देखा है प्याज जमीन में लगती है, ऊपर फूल निकलता है, उस फूल में फिर क्या होता है, परागण पॉलिनेशन होता है। तो याद रखना, ये देखो यहाँ से ये वाला पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगेमी में क्या होता है, यहाँ से एक फूल से इस प्रकार से दूसरे फूल तक पहुँचा जाता है, तो जीनोगेमी। क्लियर। अब इनको आप एक दो बार जट्टी वर्ड प्लांट में ही चल रहा है, चलिए आप ध्यान से सुनना। अब इतना ये आपको क्लियर हो गया जेनोगेमी। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। जेनोगेमी सबसे पहले तो यही पूछ लेता है ये पर परागण है या स्वपरागण है, तो जीटोनोगेमी अलग है। जीटोनोगेमी में क्या आ जाएगा, स्वपरागण। जीनोगेमी में क्या आएगा, पर परागण आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ऑटोगेमी में भी क्या आ जाएगा, स्वपरागण आ जाएगा। अब पर परागण के अंतर्गत ही हम एक और देख लेते हैं। पर परागण के अंदर एक और प्रक्रिया आती है, ध्यान से सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनात्म परागणता। अनात्म ध्यान से सुनना, अनात्म परागणता मतलब हरकोगेमी। हरकोगेमी याद रखना। हरकोगेमी का क्या मतलब होता है, इनके साथ में भगवान ने नाइंसाफ़ी कर दी है। नाइंसाफ़ी क्यों कर दी है, मादा वाले भाग को तो बड़ा कर दिया, नर वाले भाग को छोटा कर दिया। अब बेचारा एक ऐसा है और एक इतना ऊपर है, अब वो कैसे जा पाएगा, नीचे से इतना ऊपर, ऐसा थोड़ी है क्या फिक जाए ऊपर, ऐसा हवा से राउंड लेके और एकदम सट ऊपर चला जाए। अब एक छोटा बेचारा ऊपर ताक रहा है और ऊपर वो इतना मादा वाला पार्ट है, अब वो देख रहा है, जा पाएगा क्या कभी। अब मुकेश अंबानी की शादी का कार्ड आपके पास आया ही नहीं है और आपकी मल्टी के बाहर से तुम देखे जा रहे हो, उधर अनंत अंबानी उसकी वाईफाई खड़े हुए हैं, तो तुम पहुंच जाओगे क्या वहाँ, नहीं ना, बस देखते रहोगे। लेकिन अगर पीछे से कोई का हाथ लग गया, जैसे डॉली चाय वाले के पास हाथ लग गया किसका, माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो उठा के ले गया उसको वहाँ तक। तो याद रखना, ऐसे ही आपके पीछे कोई हाथ लग जाए तो आप चले जाओगे। तो वही केस यहाँ हो रहा है, भगवान ने साथ इसके साथ नाइंसाफ़ी कैसे करिए। तो देखो अनात्म परागणता का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर मदार का एक पेड़ होता है, ध्यान सुनना, मदार कैलोट्रोपिस एक पेड़ होता है, मदार कैलोट्रोपिस में ये पाया जाता है। कौन सा, ये भी पूछ लिया जाता है कि भैया मदार के पेड़ में कैलोट्रोपिस में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है और ये अनात्म परागणता होती है। क्यों, मदार के पौधे में पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन एक प्रकार का होता है, जिसमें पराग मतलब जिसमें जो स्टामेन होता है, पुरुष वाला भाग होता है, आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली रूप से वृक्ष के भिन्न पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक किसी जैविक या अजैविक माध्यम की सहायता से पहुंचते हैं। क्या बोला इन्होंने कि जो नर और मादा वाले भाग हैं वो आपस में नहीं मिलते एक पौधे के, दूसरे जैविक अजैविक माध्यमों से मिलते हैं। मैं बताऊंगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एलोगेमी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को एलोगेमी भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में फूलों में पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र के स्थानिक पृथक्करण शामिल होते हैं। इसका तात्पर्य है, अब देखो, एक ही पुष्प में पुंकेसर तथा वर्तिकाग्र को इस प्रकार अलग रखा जाता है कि उसमें स्वपरागण तथा निषेचन ना हो सके। देखो यहाँ पर देखो, ये वाला मादा वाला भाग है, इसको कितना लंबा कर दिया, ये मादा वाला भाग कितना लंबा कर दिया और नर वाला इतना छोटा, बेचारा कहाँ से यहाँ पहुँच पाएगा। और ये देखो यहाँ पर ये नर वाले भाग को इतना लंबा कर दिया और मादा वाला इतना सा इतू सा छोटा वाला हो गया। यहाँ पर भी ये लंबा कर दिया, लॉन्ग स्टाइल कर दिया, यहाँ शॉर्ट स्टाइल कर दिया। तो लॉन्ग शॉर्ट के चक्कर में दिक्कत हो गई, याद रखना, ये आपसे पूछ सकता है, तो ये आप इतना बता पाओगे। मतलब हर कोई चलेगा, नो जात पात। हाँ, हेरकोगेमी, बिल्कुल आप ऐसा बिल्कुल जैसे याद रख सकते हो वैसे याद रख लो। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसके पास सब संसाधन है,
लेकिन वो संसाधनों तक पहुंच नहीं पा रहा है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है, कुछ जीवाणु आके उसमें क्या कर पा रहे हैं, ये परागण करवा पा रहे हैं। तो याद रखना, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, हरकोगेमी बोल दिया। तो ये भी अब आपको याद रखना है। बहुत सारे लोग बिना पढ़े पेपर में चले जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं लगता कि पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता तो पता कैसे लगता। इसीलिए सब टीजीटी पीजीटी संविदा शिक्षक या तमाम जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर देखो 22 तारीख को आपका पेपर आने वाला है, उसके बाद में 4.0 की भी तैयारी करनी है, तो सभी लोगों को ये डिटेल में पढ़ना जरूरी है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, आपको आराम से पूरी चीज़ें मिलने वाली हैं। इनके प्रैक्टिस सेशन, इनके क्लास के बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो अब हमने देखा, देखो स्वपरागण देखा, पर परागण देखा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये फूल है, नर वाला भाग है, मान लो ये नर वाला भाग है और ये मान लो मादा वाला भाग है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, तो आप बोलोगे सर पुंकेसर है, मतलब पुंकेसर वाले भाग के ऊपर मेल गैमेटोफाइट क्या जाएगा, तो पराग कण है, पोलन ग्रेन है, यहाँ स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा कैसे, परागण होगा कैसे, फूल अपने आप ऐसे थोड़ी कर लेगा। तो अब ध्यान से सुनना, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि भैया परागण कैसे होगा। तो परागण के होने के लिए भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इतना क्लियर, चलें आगे, मुझे बताओ, चलें आगे। अब हम देखने वाले हैं परागण कैसे होगा। हाँ, मेघा जी ने आंसर बता दिया, परागण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी सर। तो परागण दो प्रकार से होगा, पॉलिनेशन 2 टाइप से हो सकता है। इसके लिए 2 माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, एक जैविक माध्यम और एक अजैविक माध्यम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक जैविक माध्यम बोले तो बायोटिक और एक अजैविक अबायोटिक। या तो वो जंतुओं के द्वारा लेकर जाया जाएगा, जीव जंतु कीड़े मकोड़ों के द्वारा लेकर जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, जैविक माध्यम। या तो वो पानी के द्वारा लेके जाएगा, वायु के द्वारा लेके जाएगा, तेज हवा आई और उड़कर चला जाएगा वो, तो वो अबायोटिक हो जाएगा। पानी में डाल दिया, पानी बहा कर ले गया, तो अबायोटिक और बायोटिक, जैविक और अजैविक 2 माध्यमों से क्या होता है, यहाँ पर परागण की प्रक्रिया, पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। अब आपको पता चल गया परागण 2 प्रकार से होता है। स्वपरागण, पर स्व मतलब उसी फूल के अंदर या उसी पेड़ के फूलों के अंदर, पर परागण मतलब एक ही प्रजाति के 2 अलग अलग फूलों के अंदर, अलग अलग पौधे के फूलों के अंदर, तो यहाँ पर परपरागण। लेकिन अब परपरागण या स्वपरागण होगा कैसे, तो इसके लिए हम देखने वाले हैं माध्यम। तो पहला माध्यम है जैविक माध्यम। जैविक माध्यम में भी पहला कौन सा आ जाएगा आपका, कीट परागण। कीट परागण इंग्लिश में पूछा जाता है कि बताइए जब कीटों के द्वारा परागण की प्रक्रिया की जाती है, कीटों के द्वारा जब पराग कण को वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, तो ऐसे परागण को क्या बोला जाता है, तो एंटमोफिली। एंटमोलॉजी में हम कीटों का अध्ययन करते हैं, तो आप याद रख लेना एंटमोफिली मतलब कीड़े मकोड़ों के द्वारा। ये देखो कीड़ों के द्वारा, याद रखना। पानी आ गया बाहर, जल्दी से पढ़ लेते हैं। कीट परागण, ध्यान सुनना, एंटमोफिली परागण अगर कीड़े मकोड़े, तितलियों, मधुमक्खियों के द्वारा, सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी, हनी बी बोलते हैं, बी मतलब मधुमक्खी है, तो याद रखना 2 टाइप्स बिल्कुल। अब इसी के अंदर जैविक के अंदर प्राणी, प्राणी मतलब जूफिली। अगर परागण जंतुओं के माध्यम से होता है तो उसे प्राणी परागण कहा जाता है, जैसे ऑर्निथोफिली, चिड़िया के द्वारा, घोंघा के द्वारा, अलग अलग जीवों के द्वारा। कुछ जानवर ने कुछ खाया, दूसरे पे मुंह लगाया, तीसरे पे मुंह लगाया, चौथे पे मुंह लगाया, तो जूफिली हो रहा है। तो पूछ सकता है जंतुओं के माध्यम से जूफिली हो जाएगा, प्राणी परागण बोला जाता है, जूफिली। तीसरा आ जाएगा आपका कैंथेरोफिली। कैंथेरोफिली में क्या आ जाएगा, ये जो कीड़ा आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको बोलते हैं भृंग, बीटल। बीटल्स ये अपने सेक्सुअल क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग पौधे पर बैठते हैं, रस चूसने के लिए भी वहाँ पर बैठते हैं। तो याद रखना भृंगों, बीटल्स के द्वारा होने वाले परागण को कैंथोफिली परागण कहते हैं। ये पूछा जाएगा बी के द्वारा, ऑनट, वाटर, एयर, सभी के द्वारा। बहुत बढ़िया, उम्मीद है इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। स्वपरागण क्या है, पहले से आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, ईमानदारी से बताना, नहीं तो आप बोलो हमने सब पढ़ रखा है। अब सुनना, तो जैविक माध्यम और भी बता देता हूँ, ये पेपर में सीधा सीधा पूछता है।
एंटोमोफिली क्या है, जूफिली क्या है। अब ये पूछ लेगा कैंथरोफिली या भृंगों के द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो आप बता दोगे। अब आपसे पूछ लेगा, चलो इतना तो सबने पढ़ा है, बताओ मुझे 99, 1% का चला गया, 99% समझ गए भाई। 100 चाहिए, 100, नहीं तो तुम्हारा 1 नंबर कटेगा, फिर आप बोलोगे नाम लो नाम लो। 100% समझ में आना चाहिए। तो आप ध्यान सुनना, यहाँ पर अब आपसे पूछेगा वो सांप के द्वारा, सांप के द्वारा क्या बोलोगे आप? सांप के द्वारा कोई बता पाएगा? जल्दी बताओ मुझे, सांप के द्वारा परागण क्या कहलाता है? देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। अगर आपने पढ़ रखा है ना पूरा, तो बताओ मुझे सांप के द्वारा, जल्दी से। आप देखते हैं भाई कितने लोग आंसर दे पाएंगे सांप के द्वारा परागण। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि भैया ये जैविक माध्यम है, जो जिंदा है उनके द्वारा चल रहा है, जो मरा है वो उनके द्वारा अलग हो जाएगा। पढ़ा तो है सर, पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। चलो तो अब मैं बता देता हूँ। ये देखो चित्र देखो बढ़िया, आप इसका PDF मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया हुआ है टाइप्स ऑफ जूफिली। यहाँ रख देते हैं इसको, ये लो आप ध्यान से सुनना, रेड कलर ले लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे कि भैया इंसेक्ट के द्वारा जब होता है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, तो उसे बोलते हैं एंटोमोफिली। ये पूछता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको PGT में या TGT में, ध्यान देना। और जितने संविदा शिक्षक वाले हैं, कभी भी डेट आ जाएगी। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? बर्ड के द्वारा, चिड़िया 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 के द्वारा, क्योंकि आपको पता है बर्ड्स का अध्ययन किस में करते हैं? ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। तो ऑर्निथोफिली सब उसी से संबंधित है। बीड्स के द्वारा, बीड्स के द्वारा तो हमने अभी देखा था, चिरोट्रोफिली बोल देते हैं यहाँ पर, बीड्स के द्वारा हो रहा है, याद रखना। ये यो बीड्स बोल रहा हूँ, बैट्स, सॉरी बैट्स से, चमगादड़ है, मैंने कहा चमगादड़, चमगादड़ के द्वारा जो हो रहा है ना, तो याद रखना चा से पेट्रोफिली, चिरोपेट्रोफिली इंग्लिश नाम आप देख लेना इसका एक बार। तो ये पूछता है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ची चा से चमगादड़, चा से ची, याद रख लेना। अब यहाँ पर आ जाएगा घेंगा के द्वारा, तो मेलेकोफिली आ जाएगा। मेलेकोफिली, मेलेकोफिली में किसके द्वारा? घेंगा के द्वारा। स्नेल, घेंगा होते हैं, बारिश के समय ऊपर ऊपर एक कवच रहता है, तो स्नेल के द्वारा भी परागण किया जाता है। सांपों के द्वारा क्या क्या कहलाता है? सांपों के द्वारा ओफियोफिली, 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 तो सांपों के द्वारा भी किया जाता है। इनको सुबह उठ के अच्छे से पढ़ लेना। ब्लैक पेन ले लें, ओके। चलिए कहाँ गया पेन? ये ले, ब्लैक पेन ले लेते हैं, ये है ब्लैक पेन। चलिए, तो भी मैं तो वैसे ही लिखते चल रहा हूँ, ये तो दिखेगा आपको। हाँ चलिए, चमगादड़, ये देखो बैट मतलब चमगादड़, ठीक है, चमगादड़। अब यहाँ पर स्नेल मतलब घेंगा के द्वारा जब होता है, तो उसे क्या बोल दिया जाता है? मेलेकोफिली आ जाएगा। सांप के द्वारा जो होता है, स्नेक के द्वारा, तो उसको ओफियोफिली बोल दिया जाता है। मधुमक्खी के द्वारा, ये मधुमक्खी के द्वारा मेलिटोफिली कहलाता है। MELLITOPHILY, मेलिटोफिली आ जाएगा। और भैया बटरफ्लाई के द्वारा, तितली के द्वारा, तो ये आ जाएगा साइकोफिली आ जाएगा, साइकोफिली आ जाएगा। और भैया बीटल्स के द्वारा अभी हमने देखा था, तो बीटल के द्वारा कैंथेरोफिली आ जाएगा, कैंथेरोफिली आ जाएगा। बीटल्स मतलब आपने देखा, वो बीटल कीड़े आते हैं हल्के से अजीब से, तो उसके द्वारा हो जाएगा। और कुछ कुछ कीड़ों पे तो बीटल पे छोटे छोटे दाने रहते हैं, पूरा पहले छोटे में इतने वो लाल कलर के, और उस पर काले काले दाने रहते हैं, ठीक है। और भैया ये कौन सा जानवर होता है भैया? WASPS सर्च करना, उस पर ततैया हो सकती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये वेस्पस मतलब ततैया, ततैया के द्वारा जो होता है, ततैया, ततैया तो जानते हो ना, काट लेती है तो स्फिकोफिली आ जाएगा, इसमें स्फिकोफिली आ जाएगा ततैया के द्वारा। और लास्ट में आ जाएगा मॉथ, मॉथ जो रहता है, मॉथ भी एक प्रकार की जो तितली टाइप की रहता है, उसके द्वारा आ जाएगा फेलियोनोफिली, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्नेक के द्वारा आ जाएगा ओफियोफिली। चलिए वास्प, वास्प बोल देते हैं, बहुत बढ़िया। तो वास्प क्या हो जाएगी? ततैया ही लग रही है मुझे देखने में तो, ठीक है। चलो तो ये आपको याद रखनी है, जूफिली आ जाएंगे, मतलब जंतुओं के द्वारा हो जाएगा ये वाला। आप जल्दी से लास्ट और देख लो, बरसात होने लगी है क्योंकि, ठीक है, वाष्प ततैया होता है। चलिए आप देखो, परागण का दूसरा प्रकार किसके द्वारा होता है? तो आप बोलोगे सर ये अजैविक माध्यमों के द्वारा होता है। अजैविक माध्यम का मतलब क्या हो जाएगा? जिनमें जान नहीं है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वायु के द्वारा, तो इसको बोलते हैं एनिमोफिली, वायु के द्वारा एनिमोफिली।
और आपका आ जाएगा जल हाइड्रोफिली। तो जब परागण वायु की गति के कारण होता है, मतलब हवा के द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है। और जल परागण क्या होता है, यदि परागण जल के द्वारा होता है तो उसे जल परागण कहते हैं। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, नैया, सिरेटिफिल्लम, नाम याद रखना। इनके जो मैंने पढ़ा है, इनके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। याद रखना, बहुत सारे तो मर चुके हैं, समाप्त भी हो चुके हैं। तो क्या इतना क्लियर हुआ? पहले तो आपको अजैविक घटक का आपको याद रखना है, वायु और जल पूछ लेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने देखा पहला पॉइंट पॉलिनेशन, परागण देख लिया हमने। अब हम देखेंगे कल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे सीड और फ्रूट कैसे बनते हैं। तो ये हमारा जो एम्ब्रियोलॉजी है, हमारा भ्रूण विज्ञान है, वो कंप्लीट होगा 2 लेक्चरों में कम से कम, ठीक है। 3 लेक्चर लग जाएंगे। तो इतना उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देखो कितनी अच्छे अच्छे प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन ये समाप्त होती जा रही हैं, ध्यान देना। एंड देयर हैवी वेट की ज़रूरत है, इनको उत्थान करने की इनकी ज़रूरत है। तो उम्मीद है आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में। अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन को आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन को ज्वाइन करने के लिए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ।